और खबर तफसील से, कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना बुहरान के दरमियान मईशत को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहती पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज वजीर ममलिकत अनुराग ठाकुर के साथ तफसीली जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ने खुद कफील हिंदुस्तान का विजन रखा है और तवील मशावरत के बाद राहत पैकेज पर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी पैकेज है और इसके जरिए मुल्क को खुद कफील बनाने की कोशिश की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लोगों के खातों में सीधे पैसे डाले जा रहे हैं। 41 करोड़ खातों में सीधे पैसे डाले गए। हमारा हदफ है मुल्क में कोई भूखा न रहे। यह भी कहा गया कि 15,000 से कम तनख्वाह वालों को सरकारी मदद दी जाएगी। 15,000 से कम तनख्वाह वालों का ईपीएफ सरकार देगी। तनख्वाह का 24% हिस्सा सरकार ईपीएफ में जमा कराएगी। कंपनियां अब 12 के बजाय 10% ईपीएफ जमा करेंगी। कंपनियों और मुलाजमीन को 10% ईपीएफ देना होगा। इससे 72,22,000 से ज्यादा मुलाजमीन को फायदा होगा। वहीं पीसी में बताया गया कि एमएसएमई के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। उठाए गए कदमों से 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन बगैर गारंटी के दिया जाएगा। एमएसएमई की तोसी के लिए 10,000 करोड़ दिए गए हैं। बहरान में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। छोटी और मीडियम सनतों पर तवज्जो मरकूज की गई है। इनको लोन दिया जाएगा। अब 1 करोड़ सरमायाकारी वाली यूनिट माइक्रो यूनिट होगी। 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि डीबीटी के जरिए हमारी हुकूमत गरीबों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मकामी ब्रांड को दुनिया के सामने पहचान दिलानी है। वजीर खजाना ने कहा कि इनकम टैक्स में ट्रस्ट एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड फौरी तौर पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल से आइंदा साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25% अदायगी में छूट दी जा रही है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इससे 50,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। Within hours of the announcement of the lockdown, the PM Garib Kalyan package was announced, about which Amos has briefly referred. The numbers are something which are worth recalling here because we are going to have to build on that. 52,606 crores into DBT account of 41 crore bank account holders, the Jan Dhan account holders. 18,000 crore worth grain and pulse transfers happened, in which 48 lakh metric tons of wheat and rice have been distributed, costing 69 crores, to 69 crore account ration card holders. 71,738 metric tons of pulses have been distributed to 6.25 crore card holders. Aside from this, non-card holders have also been distributed grains. And I mentioned a minute ago about the Ujjwala scheme, which help distribution of free cylinders. Old age pensioners have all been also given assistance. So after the lockdown, within a couple of hours, meaning within a day or two, we came with that announcement of the Garib Kalyan package. With that, there was also a compliance and also due diligence related deadline dates which were postponed so that ease of compliance could come in. जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग है, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है, ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है। और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा।
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा। तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। और मुल्क भर में कोरोना के मामलों में मुस्तकिल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 24 घंटों में 3,525 नए मामलों की तशखीस हुई है। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 74,281 हो गई है। अब तक 47,480 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 2,415 हो चुकी है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 9 रियासतों से कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना के केस 12.6 दिनों में दुगने हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। सूबे के 43 अजला में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,240 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 230 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 2052 लोग अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सबसे तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर में है। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 2107 हो गई है। इंदौर में कोरोना वायरस से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इंदौर में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 974 लोग अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4 के लिए मध्य प्रदेश में खाका तैयार कर लिया गया है। शिवराज सिंह काबीना के वुज़रा ने तमाम अजला से फीडबैक लेने के बाद खाका तैयार किया। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में लॉकडाउन को 31 मई तक जारी रखने की इसमें तजवीज़ पेश की गई है, जबकि दूसरे अजला में ऑड और इवन की बुनियाद पर काम करने की तजवीज़ पेश की गई है। काबीनी वज़रा के जरिए तैयार की गई रिपोर्ट को आज रात तक सूबाई हुकूमत मरकज को रवाना कर देगी। वहीं दूसरी जानिब हाईवे से पैदल जाने वाले मजदूरों की मुश्किलात को देखते हुए भोपाल कलेक्टर तरुण भदौड़े की अपील पर भोपाल के अवाम ने खाने पीने की अशिया के साथ जूते और चप्पलों को भी सड़क पर लाकर रख दिया है। यूपी के मेरठ में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों के इलाज में संगीन कोताही बरतने और कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की आखिरी रसूमात में इंतजामिया की तरफ से मुश्किलात पैदा किए जाने का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है। अदालत से यह भी दरख्वास्त की गई है कि मेरठ के गरीब ज़दा इलाकों में फैलते कोरोना वायरस और इसके नतीजे में होने वाले अमवात के मामले की अदालती जांच कराई जाए। मेरठ के समाजी कारकुन लोकेश कुमार खुराना की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में मेरठ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली और नाकिस इलाज की तफसीलात पेश की गई हैं। अर्जी में कहा गया है कि मेरठ में कोरोना से मुतासिर मरीजों के इलाज में संगीन कोताही बरती जा रही है और कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की लाशों के साथ एहानत आमेज रवैया अपनाया जा रहा है। लोकेश कुमार खुराना की तरफ से दाखिल अर्जी में हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि कोरोना मरीजों
कि मुनासिब इलाज और इस मर्ज से फौत होने वाले अफराद की डेड बॉडीज के साथ बावकार तरीका अपनाया जाए। वाज़ेह है कि यूपी में आगरा के बाद मेरठ में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अमवात दर्ज की जा रही हैं। मेरठ में कोरोना वायरस से अब तक 14 अफराद की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने औरंगाबाद का दौरा किया। अपने एक रोजा दौरे में रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर ऑफिस और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मराठवाड़ा रीजन के आला सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में औरंगाबाद शहर में कोरोना वबा के मरीजों की तादाद के असबाब का जायजा लिया गया। इसके अलावा रियासती वजीर ने औरंगाबाद शहर की तारीखी जामा मस्जिद पहुंचकर मस्जिद के अहाते में पहुंचकर सईद हॉल का मुआयना किया। यह हॉल क्वारंटीन मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है। रियासती वजीर सेहत ने किला और के कोरोना केयर सेंटर पहुंचकर मुश्तबा मुतासरीन से बातचीत की और उनका हाल जानने की कोशिश की। रियासती वजीर राजेश टोपे ने औरंगाबाद के कंटोनमेंट इलाकों का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 650 से तजावुज कर गई है और कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो चुकी है। और वहीं कोरोना के मरीजों का जाल अलीगढ़ में मुसलसल फैलता जा रहा है। आज मजीद 5 मरीज मिलने के बाद यह तादाद 66 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता रोज अलीगढ़ के मारूफ रियल एस्टेट कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद अब इंतजामिया खासी परेशानी में है। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों कारोबारी की वालिदा का भी इंतकाल हुआ था और चंद रोज पहले इनकी 13वीं भी हुई थी, जिसमें काफी लोग शामिल हुए थे। अब मां के बाद कारोबारी की मौत और इसमें शामिल हुए अफराद की निशानदही पुलिस और महकमे सेहत के लिए परेशान कुन बनी हुई है। हमारा डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट है जो सारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है और उसकी लिस्ट हमें जहां तक शाम तक मिल जाएगी। अच्छा, कितने घर वालों को कितने को क्वारंटाइन किया आप लोगों ने? उनके फैमिली मेंबर जितने थे उनके हमने सैंपल ले लिया, उनको क्वारंटाइन कर लिया। कितने लोग हैं? नहीं, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी आइडिया नहीं है। मेरी टीम आगे बताएगी कि उन्होंने कितने सैंपल लिए हैं। उनके कांटेक्ट जो थे, जैसे 13वीं में लोग आए परसों, देखिए और उनकी साइड से लेबर चल रही है। इसमें भी क्या होता है ना, पहले प्राइमरी कॉन्टैक्ट फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट है पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। कोरोना वायरस की वबा पर मौसर तरीके से काबू पाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मुसलसल कोशा है। इसी ताल्लुक से एएमयू ने 30 लाख रुपए की लागत से एक रियल टाइम RT-PCR थर्मोफिशर मशीन खरीदी है। अब एएमयू में 3 मशीनों से कोरोना की जांच होगी। उस मशीन के नस्ब होने के बाद मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच में खातिर ख्वाह तेजी आएगी। एएमयू के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि आज वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर की मौजूदगी में इस मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोफेसर मंसूर ने कहा कि नई मशीन आने से कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि इस वायरस के फैलाव को रोकने में जांच का अहम रोल है। 19 कोरोना वायरस पैंडेमिक को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने के लिए आज एएमयू जैन मेडिकल कॉलेज ने एक रियल टाइम RT-PCR थर्मोफिशर मशीन जिसकी लागत 30 लाख है खरीदी है। इस तरह से जैन मेडिकल कॉलेज में अब 3 टेस्टिंग मशीन्स हो गई हैं। इस मशीन के इंस्टॉलेशन से कोरोना वायरस की जांच में तेजी आएगी। इस मशीन का आज इनॉग्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने किया और साथ में ये ऐलान किया कि इस मशीन की इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी एक ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्ट मशीन भी खरीद रही है। कर्नाटक के जिला गुलबर्गा से आज 8 मामले सामने आए। ये दूसरा मौका है जब गुलबर्गा से एक दिन में 8 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही गुलबर्गा में एक मौत भी दर्ज की गई है। 60 साल बुजुर्ग का 11 मई को ही इंतकाल हुआ था। तमाम कोरोना की रिपोर्ट आज सामने आई है। आज एक मौत की तस्दीक के साथ गुलबर्गा में अमवात की तादाद 7 हो गई है। अमवात के मामले में कर्नाटक में गुलबर्गा और बेंगलुरु 7 अमवात के साथ सरफहरिस्त हैं। आज के 8 मामलों की साथ गुलबर्गा में पॉजिटिव केसों की तादाद 81 हो गई है, जबकि एक्टिव केसों की तादाद 30 हो गई है। गुलबर्गा से 44 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। दूसरी जानिब कर्नाटक में आज कुल 34 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले बीदर से 12 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के साथ साथ लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को लेकर उर्दू वालों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है।
इस एप्लीकेशन में उर्दू जबान को शामिल किए जाने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की बीमारी को देखते हुए हुकूमती सतह पर आरोग्य सेतु नाम की एप्लीकेशन लाई गई है, ताकि लोग न सिर्फ एहतियाती तदाबीर से वाकिफ हों बल्कि बेहतर तौर पर अपना इलाज मुआवजा भी कर सकें और इनमें बेदारी आए। ताहम इस एप्लीकेशन में जहां अंग्रेजी के साथ साथ 11 इलाकाई जबानों को शामिल किया गया है, तो वहीं उर्दू को नजरअंदाज कर दिया गया है। ऐसे में उर्दू वाले काफी नाराज हैं। दिल्ली उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहब रसूल का कहना है कि वो इस सिलसिले में खत लिखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ उन लोगों का नुकसान नहीं जो उर्दू जबान जानते हैं, बल्कि खुद एप्लीकेशन का भी नुकसान है। उर्दू तो खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है और न सिर्फ हिंदुस्तान की, दुनिया की एक बड़ी ज़ुबान है। तो ऐसी ज़ुबान का किसी इस तरह के ऐप में ना होना उस ज़ुबान के लिए नुकसानदेह है या नहीं है, लेकिन उस ऐप के लिए यकीनन नुकसानदेह है, इसलिए कि वो ऐप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा ये कि अगर हिंदुस्तान की कोई लिंग्वा फ्रैंका है जो हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में बोली जाती है, मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट हर तरफ गया हूँ, तो वो एक ही ज़ुबान है उर्दू, जो हर जगह बोली जाती है। कहीं उसको हिंदुस्तानी कहते हैं, कहीं उसको हिंदी कहते हैं, लेकिन असल में जो हिंदी है, जो हमारे लीडर बोलते हैं, जो आप रेडियो टेलीविज़न पे सुनते हैं, वो हिंदी नहीं बोली जाती कहीं, वही हिंदी बोली जाती है जो असल में उर्दू है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए औरंगाबाद में एक आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए सरकारी सतह पर जारी इक़दामात की जानकारी और जरूरी हिदायत फराहम की गई। इजलास में सरकारी अमले में तालमेल की कमी, सोशल डिस्टेंस के नाम पर समाजी बाइकॉट और एक मखसूस तबके के खिलाफ मीडिया ट्रायल से अवामी हल्कों में फैल रही गलत फहमियों की जानिब भी आला हुकाम की तवज्जो दिलाई गई। साथ ही मरीजों के साथ तिब्बी अमले के बर्ताव को नाकाबिल कबूल करार दिया गया। उलमा का कहना है कि मनसूबाबंदी का फुकदान साफ नजर आ रहा है, जिसके नतीजे में खौफ व हिरास फैल रहा है। शुरका इस बात को लेकर भी बरहम थे कि महज एक कम्युनिटी के नुमाइंदों को ही क्यों मदऊ किया गया। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे की औरंगाबाद आमद के तनाजुर में ये इजलास हुआ, लेकिन रियासती वजीर अपनी मसरूफियात की वजह से इजलास में शिरकत करने से कासिर रहे। दानिश्वर तबके ने इस मीटिंग को नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ताबिर किया है। कोविड-19 वो काफ़ी बढ़ रहा है पेशेंट्स, तो कैसे उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, एक आपस में एक डिस्कशन के लिए बुलाए गए थे। और उनका जो एजेंडा है उन्होंने यहाँ पर पेश किया है कि सीक्वेंस में वो क्या क्या कराना चाहते हैं। हमको लग रहा है कि ये पूरे कोविड के मामले में या ये कोरोना वायरस के डिजीज़ के मामले में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और डिपार्टमेंट जो इसमें लगे हुए हैं उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इस वक्त जो जिम्मेदार मिनिस्टर और जिम्मेदार लोग थे वो कोई नहीं पहुँचे। एक डॉक्टर मुजीब साहब और उनके सरकारी तौर पर एक मैडम यहाँ मौजूद थी, बकिया कोई लोग अभी तक नहीं पहुँच सके। हो सकता है वो दूसरी मीटिंग में मौजूद हो, वहाँ से फारिग होकर आए। इस्लामिया के आने का अंदाज भी बड़ा अजीब व गरीब है। जब लोग आते हैं उनको मालूम होता है कोई पेशेंट है, तो ऐसा बर्ताव होता है जैसे कोई बहुत बड़ा अतिरेकी है, बहुत बड़ा आतंकवादी है, पूरे ताम झाम के साथ आकर के। अरे भाई, आप कोई मरीज़ है तो मर्ज का लाहक होना कोई बुरी बात नहीं है। आप हिसाब से आइए, मोहब्बत से आइए जैसा आप बता रहे हैं, और उसके बाद उनको कन्विंस करके लेके जाइए, उनका इलाज करिए, ख़त्म होगी बात। मेरठ में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों के लिए कायम किए गए क्वारंटीन सेंटरों में सहूलतों और इंतजामात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जिला इंतजामिया ने एक नई पहल करते हुए शहर के 4 होटलों के कमरों में क्वारंटीन सेंटर कायम करने की कोशिश की है, जहां मरीज किराया अदा करके सहूलियात हासिल कर सकता है। महकमे सेहत के डॉक्टर सुनील शर्मा के मुताबिक शहर के 4 बड़े होटलों में 28 कमरे तैयार किए गए हैं। वहीं होटल मालिकान का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान होटल सनत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ऐसे में बंद होटलों का इस तरीके से इस्तेमाल करके आमदनी के एक जरिए की शुरुआत हो सकती है। सरकारी क्वारंटाइन सेंटर से अलग मेरठ में जो 4 होटलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है, उनमें मुकुट महल है, सुभद्रा है, क्रोम है और बिग बाइट होटल हैं शहर के। और इनको इसलिए बदला गया है क्वारंटाइन सेंटर में इनके कमरों को कि यहाँ पर जो पैसा खर्च करके सहूलियत लेना चाहते हैं, इंतजामात की जिनको शिकायत होती है कि सरकारी सेंटर्स में
उस तरह के इंतजामात नहीं है, वो यहाँ आके पेमेंट करके रह सकते हैं। इसी तरह के एक होटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसी रूम्स हैं, डबल बेड हैं यहाँ पे। जिस तरह के रूम को क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया है, तो यहाँ होटलों में जो रूम मौजूद हैं उनमें आप देख सकते हैं कि एसी भी मौजूद है, और जो भी एक मतलब 3 स्टार होटल की फैसिलिटीज होती हैं वो सब उनको यहाँ पर मिलेंगी। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी मौजूद है, और इसी के साथ ही जो यहाँ पर 28 रूम हैं वो सब इसी तरह के हैं और इनमें इंतजाम किया गया है। हालांकि अभी कल से इसकी शुरुआत हुई है। इन होटलों में अभी तक कोई जो है इस तरह का मुश्तबा मरीज या क्वारंटाइन किया गया। इस होटल के ओनर मौजूद हैं। गुप्ता जी, किस तरह से ये तब्दील किया गया क्वारंटाइन सेंटर में, और क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं, कितने रूम हैं? इसमें 28 रूम है मेरे होटल में, और 28 रूम में एसी, लाइट, जनरेटर, डीजल, 24 आवर्स लाइट बैकअप, और किचन जो है, रूम सर्विस और बाकी सारी फैसिलिटी हैं। प्रशासन की तरफ से ऑफर आया था कि आप होटल को क्वारंटाइन के लिए दे सकते हैं। मैंने कहा दे सकते हैं, ऐसे समय में हम लोग तैयार हैं, और रेट भी जो है हमारे कोई ज़्यादा नहीं है, डिस्काउंट भी है, और लंच ब्रेकफास्ट हर चीज़ की फैसिलिटी है। वॉशिंग वगैरह का, कपड़े वगैरह का सब धोने का सिस्टम है। तो जो पहले रेट होते थे होटल के वो तो अलग होते थे, लेकिन अब आपने, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर पे जो लोग इसको किराए पे लेंगे उनको क्या रेट दिया? हमने 2000 रुपये का, हमारा 1990 का टैरिफ है, हमने 1500 रुपये रेट दिए हैं। अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा रूम की होगी तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट और करा दें। और खाने पीने का 200 रुपये पर थाली का सिस्टम है। वैसे ज़्यादा है, पर 200 रुपये पर थाली में हम उनको 2-3 तरह की आइटम, सब्जी, रायता वगैरह सब चीज़ देंगे, दाल वगैरह, चावल। ये जो होटल क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किए गए हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह भी समझी जा रही है कि मेडिकल में और सुभारती मेडिकल कॉलेज और दूसरे भी जो अलहदा सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें बहुत सी ऐसी शिकायतें आती थी कि लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है। कई बार ऐसा होता था कि जो लोग वहाँ पर जाते थे वो साफ़ सफाई की शिकायत करते थे कि वहाँ पर नहीं हो रही है, या फिर उनको खाने पीने का उस तरह से चीज़ें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। उनकी इम्यूनिटी को देखते हुए जिस तरह से चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए थी या दवा की ज़रूरत होना चाहिए थी, वो शिकायतें आ रही थी। हालांकि उन सेंटर्स को भी बेहतर करने की बात ज़िला इंतज़ामिया ने की है, डीएम ने की है, लेकिन उसके अलावा ये 4 सेंटर भी बनाकर ये कोशिश की गई है कि जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ आके वो सहूलियत ले सकते हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। कोलकाता में आज से शुरू हुई सरकारी बस सर्विस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई जा रही है। जरूरत के तहत घरों से बाहर निकलने वाले लोगों ने बस सर्विस शुरू होने से खुशी का इजहार किया। ताहम आज पहले दिन मुसाफिरीन की तादाद कम देखी गई। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बहुत जल्द दुकानों और बाजारों को भी खोलने का यकीन दिलाया। आज से शुरू हुई है बस सर्विस, सरकारी बस। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। वो है यहाँ पर आप देखें कि ये कंडक्टर है जो बिल्कुल मास्क लगाकर, हैंड ग्लव लगाकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किस तरह से यहाँ, हालांकि बस में जिस तरह से आम दिनों में काफी भीड़ होती है, खासकर सरकारी बसों में काफी भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। काफी कम लोग हैं और उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पब्लिक अभी उतना है नहीं, और बस भी आज से चालू हुई है, इसलिए उतना भीड़ नहीं है। लेकिन पब्लिक को जब मालूम हो जाएगा तब भीड़ ज़्यादा होगा। पब्लिक तो घर में है, लोगों को तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहने की बात की जा रही है, फिर आप बाहर निकले बस पे, कहाँ जा रहे हैं? तो बहुत जरूरी काम था एक, इसलिए हमको आना पड़ा। कुछ लॉरी से, कुछ पैदल, कुछ किसी तरह आना ही था, इसलिए यहाँ से आकर के काम निपटा करके वापस जा रहे हैं। बस नहीं चल रही थी तो काफी परेशानी हो रही थी। हाँ, परेशानी हो रही थी, पब्लिक परेशानी हो रही थी। बहुत से पैदल जा रहे थे, जो चल सकते हैं, हम तो चल नहीं सकते हैं, इसलिए मजबूर हैं। इसलिए मैं इंतजार में 1 घंटे से खड़े थे। आप बस सर्विस आज से शुरू हुई है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? इससे पहले बस सर्विस चालू था, इमरजेंसी पर्पस में चल रहा है। वो डॉक्टर, नर्स, बैंक वाला जो स्टाफ है उसके लिए चल रहा है। आज से आम आदमी के लिए शुरू हुआ है, तो थोड़ा तो परेशान तो हो रहा है, कारण बहुत सारा आदमी बाहर आ गया, तो उसके लिए तो बहुत सारा बस नहीं है। सिर्फ कोई एक्स्ट्रा रूट में कई इमरजेंसी बस चल रहा है, तो पूरी से ज़्यादा आदमी नहीं चल रहा है। आप
कि बस को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया? सुबह जब बस निकल गया डिपो से निकलने के पहले बस सैनिटाइज किया और जाने के बाद फिर एक्टिव करने के बाद हावड़ा से गड़िया जाने के बाद उधर भी फिर सैनिटाइज किया। आप लोगों को अब किस तरह की सहूलत दी गई है? मतलब मास्क दिया गया है, हैंड ग्लव दिया गया है, सैनिटाइजर भी दिया, पॉकेट में सैनिटाइजर भी है। जब टिकट करने के बाद फिर सैनिटाइज किया हाथ में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।